यौम पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अहम खबरें शामिल करेंगे, लेकिन ताज़ा खबर आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक़ फिलफौर होगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़ैसले का मकसद कौमी वसाइल के मुअस्सर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ैली इदारे इस पर फ़ौरी अमल दरामद यकीनी बनाएँ। आवाम को रिलीफ और सस्ता तेल देने के लिए इन इक़दामात से की गई बचत को इस्तेमाल किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाना लाजमी है तो अपनी जेब से डलवा सकते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले पर वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बिलाल अज़हर कियानी साहब, बहुत अहम फ़ैसला वज़ीर आज़म की जानिब से गुज़िश्ता रात किया गया हाई ऑक्टेन की कीमतों पर लेवी बढ़ाने का, और अब सरकारी इस्तेमाल पर पाबंदी का। इसकी तफसील से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का, और आपके तवस्सुत से जी सब पाकिस्तानियों को जी यौम पाकिस्तान मुबारक। देखिए, जो आज ये अभी जो फैसला हुआ है और जो कल शाम फैसला वज़ीर आज़म साहब ने किया है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक ऐसे मुश्किल वक्त में जहाँ पे मुआशी मुश्किलात हैं, जो कि खित्ते में जो मौजूदा जंग है उसके नतीजे में, जिसका हमें भी सामना है और बाकी सारी मईशतों को भी दुनिया की सामना है, और उसका जो तेल की कीमतों पर उसका एक असर है, तो उससे हम जो अपने इक़दामात उठा रहे हैं अपने बहनों भाइयों को, पाकिस्तानी शहरियों को उसके असरात से बचाने के लिए, साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि जो आपके बावसाइल हमारे शहरी हैं, या बिलखसूस वो लोग जो लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं जिनमें हाई ऑक्टेन फ्यूल जाता है, कि वो उनके ऊपर हम कम से कम पास ऑन करें जो चेंज आ रहा है कीमतों में, और उसके नतीजे में जो वसाइल वहाँ से जमा होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाए उन सब्सिडीज के लिए जो हम बाकी पाकिस्तानियों के फ्यूल के लिए हम जमा कर रहे हैं। अब हाई ऑक्टेन की कीमत कल बढ़ाने से ये सिर्फ वो गाड़ियां मुतासर होती हैं जो बहुत लग्जरी व्हीकल्स होते हैं, जिसमें आप दीगर देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, दीगर और गाड़ियां हैं, और ये वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो कि काफी बावसाइल हैं। तो मकसद ये है कि इधर से जो हमें पैसे जमा होंगे वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे उन जो हमने पेट्रोल की कीमतें बाकी अवाम के लिए, बाकी पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो रोके रखी हैं। आप जानते हैं कि पिछले जुमे से पहले, उससे एक जुमा पहले भी तकरीबन 72 रुपए डीजल की कीमत रोकी गई, और पेट्रोल की 47 रुपए की कीमत रोकी गई, जिसका कुल वफाकी हुकूमत को 24 अरब रुपए के करीब खर्चा उठाना पड़ा उस एक हफ्ते में उन कीमतों को बरकरार रखने के लिए, और आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है उसका असर आगे ना पास ऑन करने के लिए। इसी तरह आप गुज़िश्ता जुमे अगेन आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने फिर से तकरीबन कोई 177 रुपए डीजल और 76 रुपए पेट्रोल की जो कीमत का इजाफा था वो फिर से पास ऑन नहीं किया। वो कीमत बढ़ाने के बजाय हुकूमत ने उसको जज्ब किया है, जो कि कम से कम 45-50 अरब रुपए के करीब उसका एक खर्चा है जो वफाकी हुकूमत जिसको पूरा कर रही है, बाकी अपने मुआशी मामलात को मद्देनजर रखते हुए। तो कुल 70 अरब रुपए से जायद हुकूमत सिर्फ पिछले इन 2 हफ्तों के अंदर सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करती रही है। तो इस सूरत हाल में जहां पर आगे हमें मजीद भी देखना होगा कि किस तरह हम अपनी फ्यूल की इस्तेमाल को कम कर सकते हैं, किस तरह उसमें बेहतरी ला सकते हैं। साथ ही साथ हमें भी ये भी देखना होगा कि हम तफरीक करें उन अफराद में जो हमारे ज्यादा मुआशी सतह पर ज्यादा बावसाइल हैं, और जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले वो मुतासिर ना। अच्छा बिलाल, कहने से गुज़िश्ता रात जब ये फैसला सामने आया तो हुकूमत पर तनकीद की गई कि सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ तो हुकूमती इस्तेमाल में होती हैं, ख़रीदी जाती हैं अथॉरिटीज़ के लिए, तब जाकर ये फैसला किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है, और किस तरह कोई मॉनिटरिंग सिस्टम वज़ा किया जाएगा कि सरकारी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल ना किया जाए हाई ऑक्टेन? जी देखिए, जैसे आपने खुद अभी फैसला सुनाया तो उसमें आपने देख लिया कि वज़ीर आज़म साहब ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, और इसके अलावा वैसे भी आपने देखा है कि जैसे ही
जब ये जंग शुरू हुई और हमें पता था इसके मईशत पर असरात आने हैं, तो जहां पर वज़ीर आज़म ने फौरन एक कमेटी तश्कील दी कि हम निमटें जो भी चैलेंजेस इसके नतीजे में आते हैं पेट्रोल और डीजल की फरहमी के हवाले से। साथ ही साथ आपको याद होगा कि ऑस्टेरिटी की मद में, किफायतशारी की मद में वज़ीर आज़म साहब ने फौरन सरकार के अखराजात के हवाले से कुछ फैसले किए, जिसका ऐलान हुआ, जिसमें से एक फैसला ये भी था कि 60% जो गाड़ियां हैं सरकारी हुकूमत की वो फौरन ग्राउंड कर दी जाए, मतलब कि वो बिल्कुल इस्तेमाल से रोक दी जाए। और दूसरा ये वैसे भी फ्यूल एलोकेशन जो हर महकमे की है उसको 50% उसमें कटौती की जाए। तो देखिए उस टाइम पे भी मकसद यही था कि हुकूमत अपने भी पेट्रोल और डीजल की मद में अखराजात कम करे, और अब जहां पर हाई ऑक्टेन के ऊपर ये लेवी बढ़ाई गई है तो साथ ही साथ ताकि हुकूमत खुद मिसाल कायम करे, हाई ऑक्टेन की जो इस्तेमाल है उसको बिल्कुल रोक दिया गया है। और इसके अंदर अगर कोई समझता है कि कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है और उसमें हाई ऑक्टेन डालना है तो वो फिर जो भी। बिलाल साहब मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, ये हमने तवक्को की है कि इससे 9 अरब रुपए बचाए जा सकेंगे, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि हाई ऑक्टेन उतना इस्तेमाल नहीं होता, इसका नुकसान पेट्रोल पंप्स मालिकान को ज़्यादा होगा, बाद में ऐसा तो नहीं कि लेने के देने पड़ जाए? नहीं, देखिए जी, बात यह है कि जिस शख्स ने कोई बहुत बड़ी गाड़ी रखी हुई है, जिस तरह मर्सिडीज है या कोई ऑडी है या जिस तरह BMWs हैं, ये बड़े ब्रांड्स की हम गाड़ियां देखते हैं जो लोगों ने इंपोर्ट की हुई होती है अपने वसाइल से, उन्होंने तो जी देखिए उन्होंने उसमें वही फ्यूल डालना है, तो उनको तो वो इस्तेमाल करना होगा। मगर हम ये समझते हैं कि जो शख्स इतनी महंगी गाड़ी और इंपोर्ट कर सकता है, ड्यूटी पे कर सकता है, वो ठीक है, उन्होंने एक अपनी उन्होंने जो भी उनकी अर्निंग है उससे इसका इरादा किया है, वो ये बोझ भी उठा सकता है। और ये 9 अरब रुपए जो हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं कलेक्ट करेंगे, ये उसी मद में जाएंगे जो मैंने आपके सामने 70 अरब रुपए से ज्यादा ऑलरेडी रख दिए हैं, जो हम हुकूमत खर्च कर चुकी है बाकी पाकिस्तानी शहरियों को पेट्रोल और डीजल की कीमत के असरात से बचाने के लिए, तो ये उधर उसका हिस्सा डालेगा जी। बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर कियानी साहब। वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि अफ़गानिस्तान पर गैर कानूनी तौर पर मुसल्लह टोले को हमारा वाज़ेह पैगाम है, किसी भी दूसरे गिरोह को अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का मौका नहीं देंगे। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि बुनियाद महसूस की तरह ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ ने भी नुमाया और मतलूबा नताइज हासिल किए। गुज़िश्ता साल मई में मारका हक़ के दौरान दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो तवील अरसे तक याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अपने पैगाम में कहा कि 26 फरवरी 2026 को तालिबान गासिब टोले की बिला इश्तिआल जारहियत का जवाब ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ से दिया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ महज अस्करी कार्रवाई नहीं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म की अलामत है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख़ का सुनहरा बाब रकम किया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है। फ़ौज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरों और दिलेर जवानों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हमारे मुल्क को ताकत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से मिली। बेनज़ीर भुट्टो के मिसाइल प्रोग्राम से दुनिया खौफज़दा है। फील्ड मार्शल की क़ियादत की वजह से दुश्मन हमें मैली आँख से देख नहीं सकता। इसके बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उन्होंने वो जो, और मेरी डिमांड यही थी कि जो 7-8 साल से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उस बैकलॉग को अब पूरा करें, उसकी तरफ उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स दिए। हमारी डिमांड और भी है और वो जो जायज़ हमारी डिमांड्स है उनके लिए सूबे के लोगों के लिए मैं हमेशा बात करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी जब जायज़ डिमांड्स पेश करेंगे तो एक जमहूरी हुकूमत जो वफाक में है वो सूबा सिंध को अपने हुकूक देगी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने यौम पाकिस्तान पर मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। इसके बाद वज़ीर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि क़ायद ने एक करारदाद के ज़रिए पाकिस्तान के क़याम का तयन किया। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान के लिए पहली करारदाद पास की। उनका कहना था कि हर दौर का गवर्नर आइनी गवर्नर होता है जो अपने आप को आइन से बालातर समझे, वो ऐसे नहीं है।
سیاسی آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ہمارے سیاسی منشور الگ ضرور ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا جو صوبائی منشور ہے وہ یہ ہے سندھ کی ترقی. اور یہی بات مجھے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ اپنے صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں. یوم پاکستان کے موقع پر ملک بھر سمیت آزاد کشمیر میں بھی ملی جوش و جذبے کے ساتھ تقریبات کا انعقاد جاری ہے. مظفر آباد کے آزادی چوک میں کشمیریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی. فضا پاکستان زندہ باد اور آزاد کشمیر کے قومی ترانوں سے گونجتی رہی. یوم پاکستان پر مظفر آباد کے آزادی چوک میں مرکزی تقریب ہوئی. پاسبان حریت کی کال پر سیاسی و سماجی قیادت سمیت پناہ گزین کشمیری رہنماؤں نے شرکت کی. فضا قومی ترانوں سے گونجتی رہی. میرپور میں بھی میونسپل کارپوریشن کے سبزہ زار پر سادہ مگر پروقار تقریب منعقد ہوئی. پنجاب کے مختلف اضلاع میں یوم پاکستان بھرپور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا. ڈی جی خان، لودھراں، سرگودا اور وہاڑی میں سرکاری دفاتر میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوئی، جہاں پولیس اور سول ڈیفنس کے چاق چوبند دستوں نے سلامی پیش کی. جھنگ، شورکوٹ اور بہاولپور میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جہاں شہریوں نے وطن سے محبت کا اظہار کیا. خیبر کے تاریخی مقام باب خیبر پر یوم پاکستان کی پروقار تقریب اور جمرود بازار تک پیدل مارچ بھی کیا گیا. ڈی آئی خان میں عاطف شہید پارک میں مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جہاں شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. کندکوٹ کے علاقے تنگمانی میں یوم پاکستان کے موقع پر ریلی نکالی گئی، جس میں سرکاری اہلکاروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. یوم پاکستان بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. دن کا آغاز صوبائی اور وفاقی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوا. وزیر اعظم پاکستان نے لاہور میں پرچم کشائی کی. وزیر اعظم پاکستان نے اس موقع پر پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی دعا کی. پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج میں ایک بہادر سپوت کیپٹن سلمان سرور تمغہ بصارت شہید کا ذکر کرتے ہیں. میاں عابد سے رپورٹ دیکھتے ہیں. لاہور سے تعلق رکھنے والے کیپٹن سلمان سرور کا خواب سنہرا مستقبل نہیں بلکہ وطن کا دفاع تھا. میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں کامیابی کے باوجود انہوں نے سفید کوٹ کی جگہ خاکی وردی کا انتخاب کیا. 14 مئی 2013 کو خیبر ایجنسی کے محاذ پر ملک دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. جسم لہو لہان تھا لیکن حوصلہ ہمالیہ سے بلند. 90 منٹ تک وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹے رہے اور یہی کہتے رہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. کیپٹن سلمان سرور شہید کے والد سابق ایس پی امتیاز سرور غم اور فخر کی ملی جلی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں. اپنے اکلوتے بیٹے کے ذکر پر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. کہتے ہیں وطن ہی سب کچھ ہے. اولاد کو وطن کے دفاع پر بھیجنے والے بہادر ماں باپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. یہ گریف اور پرائڈ یہ پیرلل چل رہی ہیں. جو سینہ تان کے کھڑے ہیں، جو اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ بھی سلمان ہی ہیں. وہ سارے ہی بہادر ہیں. ایک ہی مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں، وہ ایک ہی فیبرک ہے ان کی. ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے بچوں کا خون جو ہے وہ کام آ گیا. کیپٹن سلمان سرور 27 سال کی عمر میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر امر ہو گئے. ان کی لازوال قربانی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کے محافظ نہ صرف لڑنا جانتے ہیں بلکہ وطن کی خاطر ہنس کر جان دینا بھی جانتے ہیں. کیمرامین حنان یونس کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور. عید کا تیسرا روز لاہوری فیملیز کس طرح انجوائے کر رہی ہیں؟ ارم عوان سے جانتے ہیں. ارم بتائیے گا. جی بالکل، عید کا آج تیسرا روز ہے. لاہوریے ہوں اور اچھا ناشتہ نہ کرے ایسا ممکن ہی نہیں. اس وقت میں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں ناشتہ پوائنٹ پہ. یہاں پر فیملیز جو ہے آ کر لطف اندوز ہو رہی ہیں، ناشتہ کر رہی ہیں. کوئی نان چنے کھا رہا ہے،
तो कोई हलवा पूरी इंजॉय कर रहा है और साथ ही साथ लस्सी भी चल रही है। एक फैमिली है, इनसे जानते हैं इनके क्या तासुरात है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी देर बाद आज निकली हूँ, बहुत लॉन्ग टाइम। और अंदरून शहर का नाश्ता तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस होता है। लाहौरियों का तो नाश्ता ही यही है ना, लाहौरी तो आते ही इसलिए, खाने पीने में तो वैसे ही फेमस है, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। सुबह आज प्रोग्राम बनाया हुआ था कल रात से ही कि हम लोग निकलेंगे, हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से हमने जू जाना है। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना था कि हम यहाँ पे बैठ के ईद भी इंजॉय करें और नाश्ता भी। जी बहुत शुक्रिया इरम आपका। गुजरांवाला में बच्चे बड़े कैसे एंजॉय कर रहे हैं, उस्मान खलील से जानते हैं। उस्मान, अजी ईद का तीसरा रोज है और गुजरांवाला के शहरी ईद के तीसरे रोज को भी खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं और शहरियों ने पार्क्स का रुख किया है। साथ में बच्चों की ईद खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बच्चे अपने मनपसंद झूले लेकर ईद के तीसरे रोज को खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। बोटिंग की जा रही है, ट्रेन में सफर किया जा रहा है, साथ में अपने मनपसंद खाने जिनमें दही भले, चाट, गोलगप्पे, बर्गर्स खाए जा रहे हैं और ईद के तीसरे रोज को खूब सेलिब्रेट किया जा रहा है। कुछ शहरियों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी बच्चों की छुट्टियां बाकी हैं, तो बच्चे जिद कर रहे हैं कि पार्क्स का रुख किया जाए और यहाँ पर वो आकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। साथ में मुख्तलिफ जो है घरों से खाने भी पका के लाए हैं और यहाँ पर ही जो है लंच किया जा रहा है और ईद के तीसरे रोज को खूब सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मुल्तान की सूरत हाल बताएंगे इमरान चौधरी। इमरान, मुल्तान में ईद का तीसरा रोज कैसा है? जी, आज मीठी ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ है। आज भी जो मुल्तान के शहरी हैं वो तीसरे रोज़ को इंतहाई भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और सुबह से ही जो है वो नाश्ता पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है। मैं इस वक्त मुल्तान की फूड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ जहाँ पर दर्जनों नाश्ता पॉइंट्स हैं। यहाँ पर लोगों का रश है, लोग जो है वो मीठी ईद के बाद अब जो है वो कुछ नमकीन का मज़ा ले रहे हैं और जो नमकीन नाश्ते के स्टॉल्स हैं, मसलन जिन पे पाए हैं, निहारी हैं, चने हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन इसके साथ साथ जो हलवा पूरी फ़रोख्त करने वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश है। नौजवान फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर बैठकर भी खा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद जो हमें नज़र आ रही है वो लोगों की वो पैक करवा के अपने घरों को लेकर जा रहे हैं और घर में अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो आज नाश्ते को देर तक जो है वो इंजॉय करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्तान में जो इस वक्त तंदूर हैं जहाँ पर रोटी और नान फ़रोख्त की जा रही है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश है। लग ऐसे रहा है कि आज ख़वातीन घर में कुछ बनाने वाली नहीं है और मर्द हज़रात जो है वो रोटी नान भी जो है वो बाहर से लेके जा रहे हैं। अटक में ईद के तीसरे रोज क्या गहमा गहमी है, जानते हैं बादशाह खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अटकखुर तारीखी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के बॉर्डर पर ये रेलवे स्टेशन वाक़या है, दरिया सिंध के बिल्कुल किनारे है। काफ़ी तादाद में ईद की खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ पर एक हुजूम रहता है। सियाह यहाँ पर काफिलों की शक्ल में पहुँच रहे हैं। आज भी काफ़ी तादाद में सियाह यहाँ पर मौजूद है। अटक का तारीखी रेलवे स्टेशन है, इधर लोग ईद के दिनों में आते हैं ज़्यादा तादाद में और खूब इंजॉय करते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है क्योंकि यहाँ पर बुलंद पहाड़ भी है और ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान है, सो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। सियाहों का कहना है कि यहाँ से खूबसूरत नज़ारों से हम लुत्फ़ उठाते हैं और ईद के दिनों में खुशियाँ मनाने के लिए इस मुकाम पर पहुँचते हैं। जी, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जिस वक्त अरबगान के घर पर छापा मारा गया तो अंदर से होने वाली फायरिंग से एक डीएसपी जख्मी हो गए थे जो अस्पताल में काफ़ी अरसे ज़ेर इलाज रहे, लेकिन अब दम तोड़ गए हैं। डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार, तफसील जानेंगे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बिल्कुल वजी ऐसा ही है। ये चंद माह कबल एक वाकया रिपोर्ट हुआ था और हाई प्रोफाइल ये केस था जिसमें जो है वो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन जारी थी और डीएसपी की टीम की जानिब से जो है वो ये एक रेड की गई थी डीएचए के इलाके में और इसी दौरान जो है वो अरमगान नामी मुलजिम की जानिब से घर के अंदर से फायरिंग की गई थी। पुलिस की जानिब से भी ये फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें एहसन जुल्फ़िकार नामी जो डीएसपी हैं, ये डीएसपी AVCC के थे और इस मुकाबले के दौरान जो है वो जख्मी हुए थे और चंद बाद अब जो है ये इत्तलात आ रही है कि ये दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं और कराची के जो निजी अस्पताल है उसमें ये जेरे इलाज थे और इस हवाले से पुलिस पंजाबी फिल्म बुल्हा ने 2 दिन में ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जाहिर चिरवानी की रिपोर्ट देखिए। बुल्ला जालमा लई रब दा कहर ते मजलूमा लई रहमत। फिल्म बुल्ला
मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद के दिन रिलीज हुई। पंजाबी फिल्म बुल्ला ने ईद के पहले दिन से ही शहर के सिनेमा घरों की रौनकें बहाल कर दी। ईद के दूसरे दिन फिल्म बुल्ला की कास्ट ने भी फिल्म देखी। फिल्म के हीरो शान और फिल्म की हीरोइन मोनालिसा भी फिल्म देखने वालों में शामिल। उनका कहना था, शायकीन की इतनी बड़ी तादाद देखकर अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि फिल्म बीनों की नजर में ये फिल्म कामयाब हो गई है। मैं चाहता था कि मैं आवाम के साथ देखूं फिल्म, and it was really lovely, amazing, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। Enjoyed my action a lot and my item numbers and my romance. I was too good. फिल्म बुल्ला को देखने के लिए आने वालों को कहना था, एक अरसे बाद इतनी मयारी पंजाबी फिल्म देखने को मिली जिसमें एक्शन भी है, सबक भी। फिल्म बुल्ला इस दौर की कामयाब फिल्म है। जिन्होंने अभी नहीं देखी तो मैं उनको बस यही कहूंगी कि जाइए और जाके देखिए, बहुत मेहनत की है और आपको पसंद आएगी। Fight was just not too much, not too less. Even the actions, dialogues, everything was amazing. कमाल मूवी, कमाल कास्ट थी और एवरी कैरेक्टर वाज सो ऑन पॉइंट। नईमा भट्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा कैरेक्टर था उसका। पंजाबी मूवी इस लेवल पर सीरियसली शान साहब का कमबैक है ये। फकीरा ऑसम थी, म्यूजिक भी बहुत अच्छा उन्होंने दिया हुआ था। I think it was a great effort. I loved it. मैंने दूसरी दफा ये फिल्म देखी है। So proud of you. You were amazing, Fakira. Very nice. And I love the movie. आफ्टर मौला जट मैंने ये सेकंड मूवी है जो एक साथ बैठ के इतनी कंटिन्यूसली लाइक फोकस के साथ देखी है। आई लव यू शान। जबरदस्त फिल्म है माशाल्लाह, हर एक ने अपने काम के साथ इंसाफ किया है। फकीरा इज बेस्ट। फकीरा का कैरेक्टर बहुत कमाल था। फिल्म बीनों का कहना है कि उन्हें बहुत देर बाद एक अच्छी और बेहतरीन तफरीह देखने को मिली है। सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म बुल्ला कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। कैमरामैन ए आर अदनान के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज, लाहौर।